हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में, जहाँ पे आपको मिल रही हैं क्लास 9 से रिलेटेड मैथ की क्लासेस, जिसकी सीरीज में आज हम पहुँच गए हैं अपने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 पे। भाई, ये एक्सरसाइज समझने से पहले आपको जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पैरेलल लाइंस और एंगल्स करवाए हैं, वो आपको ज़रूर देख के आनी है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट उस वीडियो में करवाए हैं वही आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। जिसने वो कॉन्सेप्ट सीख लिए, जिसको वो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो इन क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देगा। उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, इतने ईजी क्वेश्चन है। लेकिन जिसने वो वीडियो नहीं देखी है या जिसको पैरेलल लाइंस और उसके रिलेटेड जो एंगल्स हैं उनके बारे में नहीं पता, वो इस एक्सरसाइज को नहीं समझ पाएगा। ये मैं आपको साफ शब्दों में बोल रही हूँ। मैं कितना ही समझा लूँ, जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, अपना बेसिक मजबूत नहीं करोगे, तब तक ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी इस एक्सरसाइज को या मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ जो इससे प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगी। वो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत आसानी से बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हुई हैं। आप उसको देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर एक्सरसाइज को करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और फिर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप खुद भी निकाल सकोगे। इतने मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.23। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है हमारा, जो कि पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। यहाँ पे जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है हमारे ई एफ के। एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। और जो वाई और जेड है उसका रेशो हमें बता दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या हमें फाइंड करना है एक्स। ये आकृति दी गई है, इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक लाइन हमारी ये है, ए और बी। ठीक है, एक लाइन है मेरी ए और बी। ओके, हाँ, ये मेरी एक लाइन है ए और बी, जो कि पैरेलल है मेरी सी और डी के। और इसी तरीके से जो सी डी है वो पैरेलल है ए और एफ के। फिर ये कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट कर रही है तीनों को ही। तो यहाँ पे ये अलग अलग एंगल बना रही है, जिसको एंगल एक्स, वाई और जेड का नाम दिया गया है। ठीक है, अब जिन्होंने वो क्लास देखी है उसको पता होगा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ आप पहले वो वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वो सब भी समझाने लग गई ना तो भाई 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी। यहाँ पे मुझे वाई और जेड का रेशो दे रखा है, वाई और जेड का रेशो दे रखा है, जो कि है मेरा 3 और 7। क्या दे रखा है भाई? 3 और 7 दे रखा है। मुझे गिवन है कि जो वाई और जेड का रेशो है वो 3:7 है, और मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। और मुझे क्या क्या दिया गया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई और एफ के। अब अगर पैरेलल आ गई और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आपको पता होगा जो एक्स और वाई है वो कौन से एंगल्स हैं हमारे, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल है। कौन से एंगल हैं वो हमारे, सॉरी एक्सटीरियर नहीं, ये मेरे को इंटीरियर एंगल हैं। को इंटीरियर मतलब सह अंतःकोण, एक ही या तिर्यक रेखा के एक ही साइड वाले अंतःकोण, जिनका जोड़ कितना होता है 180 होता है। इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन निकालने हैं। भाई इससे क्या, हम इससे कुछ, ये तो मुझे पता चल गया। इसका मतलब क्या है, जो एक्स और वाई है वो मेरा 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे कैसे हैं, सह आंतरिक कोण है। सह आंतरिक कोण। भाई मैं ये सब चीजें ना लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगी, क्योंकि मैंने आपको ना अलग से अलग पेज पे ये सब लिख के दिखा दे रखा है, जिससे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए बोलूंगी यहाँ पे ताकि सिर्फ आप समझ पाओ, क्योंकि बार बार लिखूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई जो वाई और जेड है, क्या वाई और जेड भी किसी तरीके के कोण है? तो देखो, अगर ये वाई अंदर की तरफ यहाँ होता तो हम बता देते कि भाई ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे, है ना, एकांतर कोण हो गए। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन मुझे ये पता है कि जो y, ये यहाँ से y और ये पूरा ये भी 180 होता है। क्या? जो y और जो एंगल O है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, एंगल O, ये भी बन के मेरे 180 बना रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? ये मेरे रेखिक कोण है। कौन से हैं? रेखिक कोण है। रेखिक कोण कैसे होते हैं? लीनियर पेयर हैं, 180 बनाते हैं। और ये वाला सिर्फ एंगल O। अब ध्यान देना, एंगल O और एंगल Z, ये एंगल O है, ये एंगल Z है। ये कौन से कोण हुए भाई मेरे? बताओ कौन से हुए? सॉरी, प्लस नहीं, यहाँ पे एंगल O और एंगल Z कौन से कोण है भाई? ये संगत कोण है, ये क्रॉसपोंडिंग कोण है। कौन से हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। और जब दो लाइनें बराबर होती हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा, सॉरी बराबर नहीं, पैरेलल होती हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ जो एंगल O है वो एंगल Z के इक्वल है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब जहाँ पे एंगल O है वहां पे मैं एंगल Z रख सकती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि y प्लस जेड भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने O की जगह पे क्या लिख दिया इस इक्वेशन में? Z रख दिया है ना। और मुझे क्या दे रखा है कि जो y और z है वो है 3:7। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो y है वो मेरा 3t लगा लो, ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ पे दे रखा, तो हम यहाँ पे t मान लेते हैं। और जो मेरा z है वो मेरा 7t है, क्योंकि जब रेशियो में होता है, तो मैंने आपको बताते थी ना कि जब रेशियो में होता है आप हमेशा उसके मल्टीप्लाई में x मान लीजिए। तो यहाँ पे x हमें निकालना ही है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करने की वजह हम यहाँ पे t मान लेते हैं। तो मैं यहाँ y और z की वैल्यू रख दूंगी भाई। y की वैल्यू है मेरी 3t और z की वैल्यू है मेरी 7t, जो कि 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से मेरा आ गया 10t और ये आ गया 180। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा t की वैल्यू 18। थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ, है ना, आप लोगों को जैसे समझ में आए। t की वैल्यू आ गई मेरी 18। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब t की वैल्यू 18 आ गई, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकती हूँ भाई। y की वैल्यू थी 3 × 18। कितनी हो जाती है? 18 कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 50 18 3 से होता है 54, यानी 54 डिग्री। 54 डिग्री, 54 डिग्री। इसी तरीके से मैं z की वैल्यू निकाल सकती हूँ। z होता है 3 × t की वैल्यू 18, सॉरी z 7। भाई थोड़ी सी गलती हो रही है जल्दबाजी में, आप लोग ऐसा मत करना, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। तो 18 7 जा होता है मेरा 125 डिग्री। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि x प्लस वाई 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे कैसे हैं? ये मेरे को इंटीरियर एंगल हैं। कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल हैं, या एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल्स हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, तो मैं z की x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। मैंने बोला था x प्लस वाई होता है 180 डिग्री। x की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू पता है 54, और फिर ये है 180 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हो जाएगा 180 माइनस 54। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6 और 7 में 2 126। तो भाई x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, और ये मेरा आ गया आंसर। समझ आया? देखिए, हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक तो भाई मुझे पता होना चाहिए कि ये को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल हैं, एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तीसरा मुझे पता था कि y और o हमारे रेखीय युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, तो इनका सम भी 180 होगा। तीसरा फिर मुझे पता था कि एंगल O और एंगल Z मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण है, और जब पैरेलल लाइनें होती हैं तो संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं। बस उन्हीं का यूज करके मैंने ये क्वेश्चन निकाला है, और इसको साफ सुथरे तरीके से आप इसी तरीके से लिख सकते हो। सारी चीजें इसमें वही हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। आपको पेपर में इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब भाई मैं बिल्कुल अगर आपको एक ही चीज जचा के लिखवाने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर वो भी आप लोगों को नहीं वो होगा कि इतनी लंबी वीडियो है। तो मैं आप लोगों को इसलिए सब कुछ पका पकाया दे रही हूँ कि आप बस यहाँ से पढ़ सको, आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई हमें कैसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी and CF perpendicular to CD
तो GED वैल्यू की वैल्यू दे रखी, और ये हमें निकालना है भाई AB। देखिए हमें क्या निकालना है और हमें क्या गिवन है। भाई मुझे बोल रखा है कि ये जो AB है, ये जो पूरी लाइन है, ये इसके पैरेलल है। रुको मैं यहाँ से ना पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से दिख सके। ये बोला गया है कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, वो CD के पैरेलल है। और जो फिर बोला गया EF, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ED के, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री का है, यहाँ पे बना भी हुआ है। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। और फिर हमें ये वाला एंगल दे रखा है, ये GED, मतलब ये पूरा एंगल दे रखा है जो कि 126 है। और हमें निकालना है AGE, इसका मतलब एक तो ये वाला एंगल निकालना है। फिर बोला हुआ है GEF, मतलब बस ये वाला एंगल निकालना है। और FGE और ये वाला। तो हमें 3 एंगल निकालने हैं। कौन कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब भाई इसमें सबसे आसान निकालना है मेरा ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि मुझे ये पूरा बता रखा है 126 डिग्री है, और मुझे ये दे रखा है 90 डिग्री। तो मैं 126 में से अगर 90 घटा दूंगी तो मेरा सिर्फ ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिया। अब एक एंगल तो निकल गया, दूसरा एंगल निकालना है मुझे AGE, जो कि है मेरा ये वाला एंगल। अब ये लाइन मेरी पैरेलल है, ये लाइन मेरी पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है। आप मान लीजिए ये ऐसे बढ़ गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये मेरे अल्टरनेट एंगल्स होंगे, मेरे एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण पैरेलल लाइन के बीच, पैरेलल लाइन से होते हैं, तो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये भी मेरा कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। क्योंकि ये मेरा 126 दिया हुआ है ऑलरेडी। 2 एंगल निकल गए। अब निकालना है तीसरा एंगल, जो कि ये है। अब भाई देखिए यहाँ से यहाँ ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ये मैंने बता दिया 126 है। लीनियर पेयर क्या होता है कि ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। अब ये 126 है और पूरा 180 है, तो ये कितना बच गया? कितना बच गया? जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम 126 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा? 54। हाँ 54 आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये एंगल कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। देखो मैंने आपको सारा सब कुछ फिगर पे ही समझा दिया। ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? यही तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने क्या बोला। भाई मुझे एंगल निकालना है, देखो ये GED। अब मैं ये बताती हूँ, ये पूरा एंगल मेरा 126 डिग्री। इन्होंने बोला है जो एंगल GED है वो मेरा 126 डिग्री इन्होंने दे रखा है। और मुझे पता है कि जो EF है, जो क्या है, FE है, वो परपेंडिकुलर है किस पे? CD पे। ये भी इन्होंने दिया हुआ है, ये भी मेरा गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है। अगर ये पैरेलल है तो मैं बोल सकती हूँ जो FED एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और GED, पूरा GED, ये पूरा GED एंगल कैसे मिलके बना हुआ है? GED मिलके बना हुआ है GEF प्लस FED से मिलके बना हुआ है, जिसका सम कितना है? मतलब जो क्या है हमारा, मैंने बस इसको यही तोड़ के लिखा है। देखिए ये पूरा एंगल था GED, मैंने बोल दिया कि ये पूरा एंगल है GEF प्लस FED। सेम बात है भाई। अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ये पूछा गया है। ये रहा GEF की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगी? GEF, और ये है मेरा 90 डिग्री, और ये है 126। एक मिनट भाई, बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है। 126, तो यहाँ से जब मैं GEF निकालूंगी वो हो जाएगा 126 माइनस 90, जो कि कितना होगा? 126 में से हम 90 घटा देंगे तो आ जाएगा 36। इसका मतलब जो GEF आ गया वो कितना आ गया? 36 आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया? 36 आ गया। अब फिर से देखिए, अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, जो कि क्या है? AGE। अब जब मैं बात करती हूँ AGE की, और मुझे पता है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, जो AB है वो पैरेलल है CD के, और यहाँ पे जो GE है
वो मेरी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपको लिखना है कि जीई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, किसके बीच में, ए बी और सी डी के बीच में, जो कि पैरेलल रेखाएं हैं। तो इसका मतलब हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे ए जी ई, और दूसरा अल्टरनेट एंगल होगा यहाँ पे जी ई डी, एंगल जी ई डी। वो कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो जी ई डी मेरा 126 है, इसका मतलब ये गंदी राइटिंग कैसे आ रही है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो ए जी ई है वो भी मेरा 126 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है भाई। ये प्रॉपर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको देखो मैंने तो आपको सब कुछ फिगर पे ही समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये कैसे क्या किया है मैंने, जिसको फिगर पे समझ नहीं आया, जिसको फिगर पे समझ आ गया वो बेस्ट है। जिसको फिगर पे नहीं समझ आया, मतलब आपको इन क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करने की जरूरत है अभी, ठीक है। इतना आ गया। अब फिर उन्होंने बोला है कि भाई ए जी ई तो निकाल दिया, अब आप निकालो एफ जी ई, मतलब अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 180 होता है, मतलब मैं बोल सकती हूँ एंगल ए जी ई, ठीक है, प्लस वो जी ई था, ए जी ई प्लस जो एंगल है मेरा एफ जी ई, वो मेरा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर तो 180 डिग्री के होते हैं, ये हमने पढ़ा है, रेखीय युग्म है। अब ए जी ई तो मुझे पता चल गया 126 है, ये मुझे निकालना ही है एफ जी ई 180। तो 126 को माइनस कर देंगे किस में से, 180 में से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 54, है ना, ये आ जाएगा मेरा आंसर। बस यही सब तो प्रूव करना, 2-3 चीजें निकालनी थी, 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इन क्वेश्चन में। बड़े इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए भाई, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, या फिर मैंने आपको समझा दिया, आप खुद से लिखने का ट्राई करो अपनी इसी भाषा में, ठीक है। जिसकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में लिखो, जिसकी हिंदी है वो हिंदी में लिखो, लेकिन ट्राई करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है, फाइंड क्यू आर एस। ये सब हमें कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलिए भाई, इन्होंने हमें बोला है कि जो पी क्यू है, ये रही पी क्यू, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी की, ठीक है। अब भाई वो पैरेलल ऐसे होगी तो भी पैरेलल ही होगी ना, आगे बढ़ा देंगे तब भी पैरेलल ही रहेगी, नहीं बढ़ाई तो भी, ठीक है। और फिर बोला कि जो पी क्यू आ रहा है, ये वाला एंगल 110 है, और ये वाला एंगल 130 दे रखा है। फिर पूछ रखा है हमसे क्यू ओ आर एस, क्यू आर एस मतलब ये वाला, ये अंदर वाला एंगल आपको बताना है। और यहाँ पे हिट भी दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, बिंदु आर से होकर एस टी के एक समानांतर रेखा खींचे। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आपको यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कुछ रचना करनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। तो क्या बोला इन्होंने कि एक पैरेलल रेखा खींच दो ऐसे, ठीक है। तो भाई ये तो हमारी परमानेंट लाइन ही बनेगी, इसके लिए हम पेन चेंज कर देते जो परमानेंट हो। हाँ, तो इन्होंने बोला कि भाई एक समानांतर रेखा खींच दो यहाँ से। भाई आप लोग ये मान लेना, ये रेखा ना समानांतर ही है, ठीक है। मैं सीधी खींचने की कोशिश कर रही हूँ, खिंच जाएगी तो। जैसे यहाँ से यहाँ खींच ली मैंने, और यहाँ से यहाँ खींच ली, ठीक है, ये बन गई, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी। इस रेखा का भी तो नाम देना पड़ेगा ना भाई, ये हमने ए बी नाम दे दिया इस रेखा का। तो अब देखिए, मैं आपको सारा यहीं पे समझा रही हूँ फिगर में ही सबसे पहले, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख के बता दूंगी क्या है भाई। अब अगर ये ए बी पैरेलल है एस टी के,
तो ये पैरेलल होगी पी क्यू के भी। हमने ये वाली थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के पैरेलल है और दूसरी रेखा किसी तीसरी रेखा के पैरेलल है तो पहली रेखा तीसरी रेखा के भी पैरेलल होंगे। ये हमने कल पढ़ा था, उसी का हमने यूज किया है। अब भाई ये पैरेलल इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर काट रही है, तो ये वाला और ये वाला एंगल कौन से एंगल बने? ये वाले एंगल बने हमारे को इंटीरियर से आंतरिक कोण। से आंतरिक कोण क्या होते हैं कि भाई जब दो पैरेलल रेखाएं हैं तो जो को इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 होता है। तो ये 110 है और टोटल सम 180 है, तो ये हमारा सीधा सीधा 70 आ जाएगा। इसी तरीके से भाई ये 130 है, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो ये वाले भी हमारे को इंटीरियर एंगल हो गए। इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये 130 है, टोटल 180 है, तो ये कितना बच गया? ये मेरा बच गया 50। ठीक है, यहाँ से 70 आ गया, यहाँ से 50 आ गया। और जब मैं इस पूरे को ऐसे मिला देती हूँ, इस पूरे को ऐसे मिलाया तो ये मेरे बन गए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितना होता है? 180 का। तो इसमें 3 एंगल बन रहे, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। अब ये एंगल मेरा 70 आ गया, ये एंगल मेरा 50 आ गया, बच गया बीच वाला। तो 70 और 50 को जोड़ेंगे जो कि कितना आ रहा है? 120। 120 को हम जब 180 में से घटाएंगे तो 100, तो ये मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। समझ आया? खाना बिल्कुल ईजी सा। बस इसी का यूज करके हमें अपना आंसर निकालना है। कितनी चीजें यूज की हमने? 2-3 चीजें सिर्फ, उन्हीं का हमें यूज करना है। चलिए सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। मैंने बोला कि भाई यहाँ पे बोला गया है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी जो कि पैरेलल है एस टी के और पैरेलल है पी क्यू के। इतनी बात समझ में आई? अब भाई अगर पी क्यू पैरेलल है ए बी के तो मैं बोल सकती हूँ एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल ए आर क्यू। ए आर क्यू भाई हो सकता है जो मैंने सोल्यूशन लिख रखा उसमें मैंने क्यू और ए लिख रखा हो, पर बात वही है। एंगल आपको समझ आ गया होगा ना, जो बीच में होता वही एंगल होता, मतलब एंगल आर की ही बात हो रही है। ये हो सकता है 180, ये हो सकता नहीं, होता है 180 डिग्री। और पी क्यू आर की हमें वैल्यू दे रखी है 110। ये हमें निकालना है, ये मतलब ये नहीं निकालना, सॉरी ये अभी यहाँ से मेरा निकल जाएगा। ए आर क्यू 180 डिग्री है, तो यहाँ से ये एंगल निकल जाएगा ए आर क्यू जो कि हो जाएगा मेरा 70 डिग्री, क्योंकि जब मैं 180 में से 110 घटाऊंगा तो ये 70 आ जाएगा। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया? ये आ गया 70 डिग्री। इसी तरीके से मैं इतना भी एंगल निकाल लूंगी। क्या भाई? मुझे पता है कि जो एस टी है वो पैरेलल है किसके? ए बी के, और उनको कोई क्यू आर एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट कर रही है आर पर। तो आप बोल सकते हो भाई ये क्यू, अब आप बोलोगे कि मैम इसको एस आर टच, इसको क्या कर रही है? एस आर कट कर रही है ना, इसको कट कर रही है एस आर ट्रांसवर्सल लाइन, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन थी क्यू आर। ये आपको लिखना है कि क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन और यहाँ पे एस आर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा जो मेरा एंगल है, एंगल टी एस आर और प्लस मेरा एंगल टी एस आर। एक तो ये हो गया और एक एंगल होगा ये इतना सा ही, इतना पूरा क्यू से नहीं लेना है, पूरा यहाँ से लेना है एस आर बी, मतलब सिर्फ ये वाला एस आर बी जो कि होगा 180 डिग्री। अब टी ये तो मेरा है 130 डिग्री और ये मुझे निकालना है एस आर बी जो कि 180 डिग्री है। अब यहाँ से मेरा एंगल एस आर बी आ गया, बी है भाई, ये बी आ गया 180 में से 130 जाएंगे मतलब 50 डिग्री। तो इतना एंगल आ गया मेरा 50 डिग्री। और अब मुझे पता है कि जो मेरा एंगल ए आर बी, देखो अब मैंने लिखा है ए आर बी, इसका मतलब ये पूरा एंगल वो होता है मेरा 180 डिग्री। अब ए आर बी में 3 एंगल आएंगे, कौन कौन सा? ए आर क्यू प्लस जो हमें निकालना है क्यू आर एस प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा एस आर बी। ठीक है, और ये होंगे 180 डिग्री के। अब हमें पता है कि भाई जो ए आर क्यू वो तो मैंने अभी निकाला था 70 है, एस आर बी मैंने निकाला 50 है, और ये जो क्यू आर एस है ये मुझे पता नहीं, ये मुझे निकालना है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 70 और 50 हो जाएंगे 120 डिग्री, और ये आ जाएगा क्यू आर एस और यहाँ पे 180 डिग्री। 120 को उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर एस 180 डिग्री माइनस 120
20 डिग्री, तो मेरे क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और यही मुझे निकालना था क्यू आर एस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। मतलब जो सिर्फ इतना इतना एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया, था बिल्कुल इजी सा। 2-3 कॉन्सेप्ट ही यूज करने थे, वो हमने कर लिए। सिर्फ लिखने में टाइम हो रहा है, वरना क्वेश्चन तो चुटकियों के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई, इसका आंसर ये रहा, आप देख सकते हो। वही बात है, पी क्यू आर ये मैंने लिख रखा, मैंने कौन कौन से एंगल कैसे लगाए हैं, जिस तरीके से वो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल, वही चीज। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये 4th, जिसमें देखा कि फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी, ये ए बी है मेरी जो पैरेलल है सी डी के, और ए पी क्यू मेरा 50 है, ये भाई ये वाला मेरा 50 है, और पी आर डी 127 है। पी आर डी क्या है भाई, ये मेरा 127 है। तो आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। भाई देखो, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इन क्वेश्चन को करने के ना 2-3 तरीके हो सकते हैं। जरूर नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ आप सॉल्यूशन करो या किसी और का देखो वो भी सेम ही सॉल्यूशन करे, नहीं। 1 से 2 तरीके हो सकते हैं, कई बार सेम तरीका भी हो जाता है। तो जो आपको सबसे पहले दिख रहा है आप उसी के लिए अटैक करोगे, है ना। भाई अटैक करोगे ना। तो यहाँ पे भाई हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले जो हमारा हमें दिया दिया क्या क्या दिया गया है, देखिए। जब हम देखते हैं भाई हमारी कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, भाई मुझे ए बी और सी डी पैरेलल नजर आ रही है। नजर क्या आ रही है, इन्होंने दिया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और ये यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है पी क्यू और आर डी, तो यहाँ पे ये एंगल बना है और ये एंगल। भाई अगर ये देखो, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वैसे ही सेम हो जाएंगे। क्यों, कौन से इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के, मतलब एंगल एक्स के। तो अगर ये 50 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 50। तो एक्स की तो वैल्यू सीधी सीधी आ गई, क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 50 डिग्री यहाँ से। तो ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। अब जब हम वाई की वैल्यू देखते हैं, यहां से निकालनी है। अच्छा, तो ये देखिए, फिर ये दोनों पैरेलल हैं, इनको एक ये वाली रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी तो हमारे वही हो गए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर एकांतर अंत्यकोण हुए ये भी। अब भाई ये 127 है तो ये भी पूरे 127 होगा, तो मैं बोल सकती हूँ 50 प्लस वाई कितना होगा, 127 होगा। तो यहाँ से मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 77, क्योंकि 127 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77। और बस हमें यही तो दो वैल्यू निकालनी थी। कितना ईजी क्वेश्चन था, है ना। फिगर देख के वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम कई बार। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, इन्होंने बताया कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू दे दी गई, हमें एक्स और वाई निकालना है। अब मैं बोलती हूँ अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू कट कर रही है, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन जो पी क्यू है वो कट कर रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल ए पी क्यू है वो इक्वल होगा किसके, जो कि पी क्यू आर है। यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल एक्स के। पी क्यू आर की वैल्यू एक्स ही दे रखी है। अब भाई ए पी क्यू कितना है मेरा, 50 डिग्री, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। यहाँ से क्यों आ गई, क्योंकि ये मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण है, इसलिए एक्स की वैल्यू 50 आ गई। फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई, मुझे पता है जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पे अब की बार ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन अब की बार हम ले रहे हैं पी आर को। जब हम पी आर को ले रहे हो तो मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा एंगल क्या है, पी आर डी है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, अब की ये वाली लाइन ली ना अब की बार ये वाली, तो यहाँ से पूरा एंगल होगा। ठीक है, ये वाले ले रहे हैं तो पूरा एंगल, ये तो मतलब ए पी आर के
ए पी आर, देखो ए पी क्यू करेंगे तो सिर्फ इतना होगा, ए पी आर किया तो ये पूरा एंगल आ गया। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा घिचमिच हो गई इसलिए मैं उसको रब कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कि जो एंगल ए पी आर की। ठीक है, अब ये पी आर डी तो मुझे पता है 127 है, ये पी आर डी मेरा कितना है 127 है, ये तो हमें गिवन है। ए पी आर को मैं बोल सकती हूँ कि भाई ए पी आर दो चीजों से मिलके बना है, क्या, ए पी क्यू प्लस एंगल, एंगल अब भाई ये वाई है, वाई को हम क्या नाम दे सकते हैं, क्यू पी आर, क्या, क्यू पी आर। ठीक है, अब ये तो 127 डिग्री है, 127, ए पी क्यू मुझे पता है 50 डिग्री है, और ये मेरा वाई है, तो यहाँ से वाई निकाल लेंगे, वाई इस 50 को उधर लेके जाएंगे तो 127 माइनस 50, तो वाई की वैल्यू आ गई 77, और यही दो वैल्यू हमें निकालनी थी, एक एक्स की और एक वाई की। समझ आया, छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल नन्ना सा, फिगर इतनी बड़ी बना रखी है लेकिन कोई खास चीज इसमें थी नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये इसका आंसर लिख रखा है, बस लिखने में ही थोड़ी मेहनत लग रही है वरना क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से ही है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट भाई ये आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ये आपके चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, फिगर 6.27 में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, भाई ये पी क्यू और आर एस दो मिरर, मिरर मतलब शीशे हैं, आईने हैं। ठीक है, जिसपे आप सुबह सुबह रोज अपनी शक्ल देखते हो, स्कूल में आने से पहले अच्छे लग रहे हैं यानी हीरो बन के आते हो, हीरोइन बन के आते हो। ठीक है, तो वही शीशे लगा दे यहाँ पे पी क्यू और आर एस, और बोल दिया कि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो इन पे टकरा रही है, कोई रे है, रे मतलब क्या, किरण। ठीक है, कोई किरण है वो इन पे टकरा रही है, ये ए बी इस पे टकरा गई, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, पी क्यू पे टकराई, एट बी, बी पे, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी। अब फिर अगर टकराए, भाई ये आपका एक साइंस का रूल होता है कि कोई हमारी जो रे है वो एक चिकनी सरफेस पे टकराती टकराती है तो वो टकरा के वापस चले चिकने क्या, किसी भी सरफेस पे अगर कोई भी रे टकराती है तो वो वापस जरूर जाती है। ठीक है, उछल के, जैसे बॉल उछल के टप्पा खा के ऊपर आते हैं ना, इसी तरीके से जो हमारी रे है वो भी टप्पा खा के ऊपर आएगी, मतलब कहीं और जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका सरफेस कैसा है, सरफेस प्लेन है तो एक निश्चित डायरेक्शन में जाएगी, एक समान एंगल से जाएगी, सरफेस ऊबड़ खाबड़ है तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्लेन है, मतलब मिरर है, हमारा मिरर है, मिरर एक प्लेन सरफेस होता है, तो यहाँ पे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। ये आपके साइंस का लॉ है, क्लास 9th में ही है, आप पढ़ोगे जब, लाइट एंड रिफ्लेक्शन, चैप्टर का नाम है प्रकाश और परावर्तन। ठीक है, उसमें आप ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे और उसी का यहाँ पे यूज होगा कि ये जो लाइट है ये यहाँ पे गिरी और यहाँ से वापस चली गई, फिर वो यहाँ पे टकराई, इसमें यही बोला गया है, मूविंग अलोंग द पाथ बी सी, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको बताना है कि ये जो है ये पैरेलल है सी डी के, इतनी सी बात आपको बतानी है। भाई देखो, अगर हमें दो लाइनें पैरेलल करनी है, मैंने आपको बताया था क्रॉसपोंडिंग एंगल वाला, कि दो लाइनें अगर पैरेलल करनी है तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ये बात मैंने बताई थी ना, जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 होगा, और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी, जब लाइनें हमारी पैरेलल हो। तो हम अगर ए बी और सी बी, ये सॉरी सी डी है, सी डी है, इसको पैरेलल दिखाना चाहते हैं तो हमें या तो अल्टरनेट एंगल इसके बीच के बराबर दिखाने होंगे, या हमें जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो बराबर दिखाने होंगे। मतलब इनमें से कोई एक काम करना होगा और फिर हम बता सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारे पैरेलल है, क्योंकि वो इक्वल तभी होते हैं जब लाइनें पैरेलल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसका ये और इसका ये, यहाँ पे अभी हमारे कुछ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बन ही रहे, मतलब देखो जैसे मान लो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और ये इसके एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये तिर्यक रेखा ने काट दी। ठीक है, ये तिर्यक रेखा ने काट दिया। तो भाई चलो मैं दूसरा पेन लेके समझाती हूँ आपको, ये तो समझाने नहीं देगा, फिर इसको रद्द कर देंगे। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन को आपने मान लिया ई बी, और इस लाइन को आपने मान लिया सी डी, और एक ये रेखा आपको जैसे बी से है तो इस टाइप से काट लो कि ऐसे काट रही है।
ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनते हैं भाई? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग बनते हैं, या ये वाला और ये वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग बनते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे ही बनते हैं, या अल्टरनेट ये वाला और ये वाला ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग कौन से बनेंगे? ये वाले। ठीक है, ये वाले मतलब आप देखो, यहाँ से मैंने बी को बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने सी को बढ़ा दिया, अब ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई, तो ये पूरा देखो ये, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ, सॉरी, इसका अल्टरनेट बनेगा ये वाला। तो ये तो इससे बाहर जा रहे हैं ना, तो हम इस क्रॉसपॉन्डिंग की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले लाइन से ये तो बाहर चलेगी जब हम बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं ये वाला देखूंगी तो वो भी बाहर की तरफ ही कहीं गया हुआ है, मतलब एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है। इसी तरीके से ये वाला, ये अंदर, ये पूरा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम इनकी बात नहीं कर सकते, हमें इन वालों से काम चलाना पड़ेगा जो अंदर है, ये वाला और ये वाला। मुझे ये वाला चाहिए, क्योंकि ये अंदर है ना, ये पूरे कवर हो रहे हैं। वो तो भाई जब हम देखो ये वाले कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग की बात करें, तो वो तो बाहर चले गए मेरी पैरेलल लाइन से, वो तो एंगल बाहर जा रहे हैं। तो मैं उनको प्रॉपर नहीं बता सकती कि वो इक्वल होंगे या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैरेलल लाइन का मतलब, ये आपको समझना है कि वो एंगल बाहर चले गए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मेरी पैरेलल लाइन तो ये वाली है ना, और मुझे सिर्फ यहाँ तक का एरिया दिया गया है, इसलिए वो बाहर चले गए। तो मुझे चाहिए ये अंदर अंदर वाले, अंदर वाले। तो ये कौन से एंगल बनेंगे? ये बनेंगे मेरे अल्टरनेट। ऐसे तिरछे हैं ना, तो ये बन जाएंगे कौन से? अल्टरनेट। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तिरछे हैं, तो कौन से बन रहे हैं? अल्टरनेट। तो मुझे ये अल्टरनेट एक दूसरे के इक्वल प्रूव करवाने हैं, तो मेरा काम चल जाएगा। तो चलिए काम ही चलाते हैं। भाई मिट जाइए सारा। ओ भाई, लेजर नहीं लेना चाहती थी मैं, पर मुझे लेनी पड़ेगी। चले देखिए, इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो मैं इनको इक्वल नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे दे थोड़ी ना रखे यहाँ भी इक्वल, मैं किसकी इक्वल मानूं इनको? तो भाई मैं बोल रही हूँ कि बी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेती हूँ, ठीक है, और एक सी से मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच लेती हूँ। परपेंडिकुलर ही क्यों खींची, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताती हूँ। पहले इनके नाम दे देते हैं। भाई क्या नाम दे दे? ए बी सी डी, चलो ई दे देते हैं इसका नाम, ई, और इसका नाम हम दे देते हैं एफ। ठीक है, ये हो गई मेरी ई, ये हो गई एफ। अब देखिए, जो हमारे रिफ्लेक्शन का जो नियम होता है, उसमें वो कहते हैं कि जब प्लेन सरफेस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और वो कहाँ से नापा जाता है? ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, यहाँ से नापा जाता है। मतलब ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ से आई है लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है, भाई मैं प्रॉपर हिंदी में नहीं समझा, इंसिडेंट का मतलब होता है जब आप इससे टकराते हो। इंसिडेंट मतलब आपतन, हाँ आपतन, आने वाले जो किरण होती है वो जो टकराते हैं, तो ये होता है आपतन, और ये होता है परावर्तन। ठीक है, आपतन, ध्यान नहीं आता आपतन। तो ये होता है मेरा आपतन और ये होता है मेरा परावर्तन कोण, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल एक दूसरे के होते हैं बराबर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आए? इसको एंगल 1 का नाम दे दो, इसको एंगल 2 का नाम। इसी तरीके से भाई देखो, यहाँ से तो ये लाइन रिफ्लेक्शन वाली है, लेकिन इस शीशे पे तो ये आपतन वाली ने, इंसिडेंट वाले ने, इस शीशे पे तो इसने आगे एक टक्कर मारी है ना, तो इंसिडेंट वाली हो गई। तो ये और ये और ये इनका परपेंडिकुलर, तो यहीं से मापा जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4। और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 1 है वो इक्वल है मेरे एंगल 2 के। और इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ जो एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 4 के। क्यों? इनका रीजन आपको देना है कि ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मतलब परावर्तन के नियम से बराबर है। परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ये हमारे बराबर है। अब इतनी वाली बात तो समझ में आ गई। मुझे तो प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल ही इस पूरे एंगल के इक्वल है, तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगी कि ए बी इक्वल टू सी डी है ना। इसका मतलब मुझे चाहिए कि 1 और 2
दोनों ही एंगल बराबर होंगे किसके, 3 और 4 के। अब मैं ऐसा कब कह सकती हूँ भाई, इतना आपको समझ में आया कि भाई ये परावर्तन के नियम से बराबर है। अब इससे आगे मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं या तो 1 और 3, देखो हम मुझे पता है 1 इक्वल हो गया 2 के, 3 इक्वल हो गया 4 के। अब मैं चाहती हूँ या तो मैं 1 को 4 के इक्वल कर दूं या 2 को 3 के इक्वल कर दूं, क्योंकि अगर 1 या 3 आपस में इक्वल हो गए तो ये 3 2 के भी इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं चाहती हूँ इन जोड़े में से कोई इस जोड़े से मैं इक्वल हो जाए। अब उसका मुझे तरीका क्या दिख रहा, देखिए मैंने बोला था कि जो BE है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर है किस, ठीक है, और जो FC है वो भी एक परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों ही 90 डिग्री। तो मतलब दोनों देखो परपेंडिकुलर है, ये है एक ऐसे। अब परपेंडिकुलर तो सीधे ही खींचे जा रहे हैं ना, और एक ही लाइन पे, जैसे देखो PQ पैरेलल है और RS पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये भी तो पैरेलल ही होंगे, इनका भी तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ये भी कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो BE है, देखो मैंने बोला कि PQ पैरेलल है किसके, RS के, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि जो BE है वो पैरेलल है किसके, CF के। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको अलग से लिख के दिखा रही हूँ, ये हो गया मेरी BE और ये हो गया मेरा CF, और मैंने बोला ये है पैरेलल, ये BE और ये F और ये C। अब इनको एक तिर्यक रेखा कट रही है जो कि है मेरी BC। कैसी है, BC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब EBC एंगल और FCB एंगल। EBC यानी एंगल 2 और FCB यानी एंगल 3। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण है। अब यहाँ से मैंने देखा था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, लेकिन यहाँ मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल 1 है वो भी एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे एंगल 3 एंगल 4 के हो जाएंगे। ये भाई मैं एक तीसरे के बराबर हूँ और जो तीसरा है वो दूसरे के बराबर है, तो मैं भी तो दूसरे के बराबर होंगी ना। तो बस वही बात है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। भाई एंगल देखो यहाँ से, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, कोई फर्क पड़े इक्वेशन पे कुछ नहीं पड़ा, बस हमारा काम चल गया। एंगल 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एंगल ABC, जो कि इक्वल हो रहा है एंगल 3 और 4 मिलके बना रहे हैं एंगल BCD। और अगर ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी लाइनें हैं, कौन सी लाइन, AB, वे पैरेलल हैं किसके, CD के। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा क्रिटिकल था, वैसे कोई खास क्वेश्चन था नहीं, बस आपको ये समझना था कि भाई अगर ये जो मैं परपेंडिकुलर खींच रही हूँ ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बस ये परपेंडिकुलर अगर आप समझ गए थे कि ये पैरेलल है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, ठीक है। इसका भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। देखो BE परपेंडिकुलर CF एंड द ट्रांसवर्सल लाइन है BC, ठीक है। ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ कि जो BE और CF है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है भाई, ये जो है ये परपेंडिकुलर है मेरे Q पे और RS पे, जो कि आपस में पैरेलल है, इसलिए ये वाली लाइन मेरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और यहाँ से ही मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। बस भाई इतनी सी ही कहानी थी आपके इस चैप्टर की, छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा चैप्टर है। जितना आप फिगर पे ट्राई करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसी वीडियो को आप 2 बार लगाइए, फिर अपने खुद से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ फिगर पे काम करिए। एक बार लिखने का तरीका देख लीजिए कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, और आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, अगर आप इतनी चीज़ें ईमानदारी से कर लेते हो तो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।